आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। सबसे पहले कीर्ति जी, आपने शायद रीड करने के लिए हैंड रेज किया है, मैं आपको भी ऐड कर देता हूँ। वीडियो ऑन कर दें और बाकी सब हैंड लोअर कर सकते हैं अभी। आज ज्ञान मीमांसा का 8वां सेशन और आगे का क्रम शुरू करें उससे पूर्व अगर कोई जिज्ञासा हो अब तक जो पढ़ा उस संबंध में। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। सरिता जी। इंद्रिय प्राप्ति का क्रम। इंद्रिय विकास सब प्राणियों में समान नहीं होता। इंद्रिय विकास के 5 विकल्प मिलते हैं। एकेंद्रिय प्राणी, द्विंद्रिय प्राणी, त्रिइंद्रिय प्राणी, चतुरिंद्रिय प्राणी, पंचेंद्रिय प्राणी। जिस प्राणी के शरीर में जितनी इंद्रियों का अधिष्ठान आकार रचना होती है वह प्राणी उतनी इंद्रिय वाला कहलाता है। प्रश्न ये होता है कि प्राणियों में यह आकार रचना का वैषम्य क्यों? इसका समाधान है कि जिस प्राणी के जितनी ज्ञान शक्तियां लब्धि इंद्रियां विकसित होती है उस प्राणी के शरीर में उतनी ही इंद्रियों की आकृतियां बनती है। इससे यह स्पष्ट है कि इंद्रिय के अधिष्ठान, शक्ति और व्यापार का मूल लब्धि इंद्रिय है। उसके होने पर निवृत्ति, उपकरण और उपयोग होते हैं। लब्धि के बाद दूसरा स्थान निवृत्ति का है। इसके होने पर उपकरण और उपयोग होते हैं। उपकरण के होने पर उपयोग होता है। देखिए, इससे पहले हमने जो इंद्रिय चतुष्टय चतुष्टय पढ़ा था उसमें 4 बातें जो आई थी उसमें सबसे पहले द्रवेंद्रिय के 2 भेद और उसके बाद भावेंद्रिय के 2 भेद है। तो उसका जो क्रम है उसमें निवृत्ति पहले आता है, उपकरण बाद में आता है और उसके बाद लब्धि और फिर उपयोग। अब यहाँ पर उसी क्रम को अलग तरीके से बताया गया है कि ये तो हो गया इंद्रियों के संबंध में ऊपर ऊपर से कि भाई ये सब होनी चाहिए, लेकिन अब बात है कि इंद्रियां मिलती कैसे हैं। तो इंद्रिय प्राप्ति का जो क्रम है ना उसमें मूल होती है लब्धि। मतलब लब्धि अगर है यानी कि आत्मा में वह शक्ति है जिसके द्वारा वो जीव उस इंद्रियों को प्राप्त कर सकता है। मतलब ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता समझ लें तो किसी में अगर देखने की क्षमता है तो उसको आंखें मिलेगी। तो इस तरह से एकेंद्रिय होगा जीव, द्विएंद्रिय होगा या पंचेंद्रिय होगा, ये निर्णय कौन करता है? कर्म करते हैं। जितना कर्म का क्षयोक्षम है उसके अकॉर्डिंगली इंद्रियां मिल जाती है। तो मूल बात हो गई लब्धि। और फिर लब्धि के बाद निवृत्ति, मतलब जिसकी लब्धि है उसकी फिर निवृत्ति मिलती रहती है। जब शरीर का निर्माण होता है तो अकॉर्डिंग टू लब्धि वो इंद्रियां प्राप्त हो जाती है। तो उस इंद्रियों की निवृत्ति यानी कि उसकी आकार संरचना बन जाती है और फिर उसमें पौद्गलिक शक्ति आती। पहले आकार संरचना बनेगी, फिर उसमें पौद्गलिक शक्ति आएगी और फाइनली उपयोग हो पाता है। उपयोग अंतिम है, जब तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएगी तभी उपयोग हो पाएगा। तो ये इंद्रिय प्राप्ति का क्रम है। तो इंद्रिय चतुष्टय उसमें अलग अपेक्षा से 4 का क्रम अलग है और यहाँ प्राप्ति का क्रम अलग तरीके से है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय व्याप्ति। लब्धि, निर्वृत्ति, उपकरण, उपयोग। निर्वृत्ति, उपकरण, उपयोग। उपकरण, उपयोग। उपयोग के बिना उपकरण, उपकरण के बिना निवृत्ति, निवृत्ति के बिना लब्धि हो सकती है किंतु लब्धि के बिना निवृत्ति, निवृत्ति के बिना उपकरण और उपकरण के बिना उपयोग नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ एक चार्ट भी दिया गया है। अब सबसे पहले व्याप्ति शब्द को समझते हैं। व्हाट इज व्याप्ति? कोई बता सकते हैं व्याप्ति शब्द का अर्थ? आप तीनों में से कोई बता सके? निशा जी, कीर्ति जी, सरिता जी। मिलना। हाँ, कीर्ति जी। मिलना होगा क्या सर? नहीं, मिलना नहीं होता है। इससे रिलेटेड और कोई शब्द सोचिए, कोई और शब्द पॉपुलर इससे मिलता जुलता कोई ध्यान में हो। मतलब सर उसकी व्याप्ति है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है वहां पर। नहीं, अस्तित्व भी नहीं होता है व्याप्ति में। अस्तित्व तो बात नहीं है। एक व्यापक शब्द सुना होगा आपने? फैला हुआ। फैला हुआ। फैला हुआ। फैला हुआ। तो हाँ कौन कितना व्यापक है, कौन कहाँ तक फैला हुआ है। हाँ हाँ। तो जैसे ना, एक उसका एग्जांपल सिंपल ले सकते हैं कि एक बड़ा सर्कल है उसमें एक छोटा सर्कल है। तो उसमें ए बड़ा सर्कल है बाहर वाला और अंदर बी छोटा सर्कल है। तो बी ए में व्याप्त है, मतलब पूरा फैला हुआ है। तो ऐसे कौन किसमें समाया हुआ है उस रूप में ये आती है।
तो इसमें एग्जाम्पल किस तरह से बनते हैं कि जैसे सभी जीव मनुष्य नहीं होते हैं, लेकिन सभी मनुष्य जीव होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब यहाँ पर इन चार के बारे में व्याप्ति बताई गई कि कौन किसमें समाई हुई है, किस तरह से कौन कितना व्यापक है, मतलब किसका विस्तार अधिक है। व्यापक का मतलब विस्तार से, जो ज्यादा विस्तार है उसके अंदर दूसरी चीज आ जाएगी। तो जैसे यहाँ लिखा है कि उपयोग के बिना उपकरण, ठीक है, उसके बाद उपकरण के बिना आदि आदि, लास्ट में क्या लिखा है, हो सकता है, मतलब उपयोग के बिना उपकरण हो सकता है, यानी कि उपकरण है लेकिन उपयोग न हो, ऐसा पॉसिबल है। उपकरण है फिर भी उपयोग न करे, तो उस परिस्थिति में क्या कहेंगे कि उपकरण तो है लेकिन उपयोग नहीं है। तो उपयोग के बिना उपकरण पॉसिबल है, उपकरण के बिना निवृत्ति, उपकरण नहीं भी हो तो भी निवृत्ति, कोई आंख बन गई उसमें पौद्गलिक शक्ति नहीं है, और निवृत्ति के बिना लब्धि हो सकती है, मतलब लब्धि है लेकिन अभी निवृत्ति नहीं हुई है। तो इस तरह से ये हो गया कि इसके बिना ये हो रहा है। अब दूसरी अपेक्षा से कैसे, कि लब्धि के बिना निवृत्ति नहीं हो सकती है, निवृत्ति अगर है तो लब्धि होना आवश्यक है। इसी प्रकार से निवृत्ति के बिना उपकरण नहीं हो सकता है, मतलब पौद्गलिक शक्ति तभी आएगी जब उसकी आकार संरचना ऑलरेडी हो, और उपकरण के बिना उपयोग नहीं हो सकता है, तो उपयोग तभी होगा जब उपकरण हो। तो ऐसे देखा जाए तो उपयोग सबसे बाद में आया, उपयोग हो न हो उपकरण होना चाहिए तभी उपयोग होएगा। तो मूल बात क्या हुई, ये व्यापक है। कौन सा व्यापक है, लब्धि। लब्धि सबसे पहले अनिवार्य रूप से है, लब्धि नहीं है तो बाकी तीन चीज होने का सवाल ही नहीं है। अब लब्धि हो गई, लब्धि मानो बड़ा सर्कल है, ए सर्कल है, फिर उसके अंदर एक छोटा सर्कल बी बनाया, तो उसमें कुछ पोर्शन बी के बाहर भी होगा ए का, तो वो एरिया उसमें बी व्याप्त नहीं है। अब बी बी क्या हो गया यहाँ पे, लब्धि के बाद में निवृत्ति, तो निवृत्ति का एक हमने सेकंड सर्कल बना दिया, फिर उसके अंदर और एक छोटा सर्कल बनाया उपकरण का, और उस उपकरण के अंदर एक और छोटा सर्कल उपयोग। तो जो छोटा सर्कल वाला पोर्शन है उसमें चारों चीजें हैं, चारों चीजें वहां पर आएगी, लेकिन उसके बाहर तीन चीजें हैं, उसके और बाहर जाएंगे तो दो चीजें, उसके और बाहर जाएंगे तो एक चीज है, और उसके भी बाहर चले गए तो एक भी चीज नहीं है। तो इस तरह से ये व्याप्ति के द्वारा इस बात को समझाई गई है। और नीचे जो चार्ट बनाया गया है जिसमें लिखा है इंद्रिय, उसके बाद पौद्गलिक और आत्मिक, दो पहले इंद्रियों का रूप हो गया, फिर पौद्गलिक में निवृत्ति उपकरण है जिसको द्रवेंद्रिय भी कहते हैं, पौद्गलिक के दो, द्रवेंद्रिय के दो, आत्मिक के दो, भावेंद्रिय के दो। तो आत्मिक के दो रूप हो गए, लब्धि एंड उपयोग। ठीक है, अब आगे के लिए कीर्ति जी, यहां तक कोई जिज्ञासा है? काफी सिंपल है वैसे ये। मन, मनन करना मन है, अथवा जिसके द्वारा मनन किया जाता है वह मन है। मन भी इंद्रिय की भांति पौद्गलिक शक्ति सापेक्ष होता है, इसलिए इसके दो भेद बनते हैं, द्रव्य मन और भाव मन। मनन के आलंबन भूत या प्रवर्तक पुद्गल द्रव्य जब मन रूप में परिणत होते हैं, तब वे द्रव्य मन कहलाते हैं। यह मन अजीव है, आत्मा से भिन्न है। विचारात्मक मन का नाम भाव मन है। मन मात्र जीव ही नहीं है, किंतु मन जीव भी है। जीव का गुण है, जीव से सर्वथा भिन्न नहीं है, इसलिए इसे आत्मिक मन कहते हैं। इसके दो भेद है, लब्धि और उपयोग। पहला मानस ज्ञान का विकास है और दूसरा उसका व्यापार। मन को नो इंद्रिय, अनिंद्रिय और दीर्घकालिक संज्ञा कहा जाता है। देखिए, अब मन के बारे में बताया गया, इससे पहले हमने इंद्रियों की बात की, इंद्रियों के भी जैसे चार भेद थे, दो द्रवेंद्रिय के रूप में, दो भावेंद्रिय के रूप में, अब मन का भी लगभग वैसा ही कुछ हो रहा है। मन के भी दो रूप बनते हैं, एक द्रव्य मन, दूसरा भाव मन। और फिर द्रव्य मन में क्या आता है, जो पुद्गलों से बना। जब भी हम कोई विचार करते हैं तो उससे पुद्गल के, जो पुद्गल की परिणति होती है, जो मनोवर्गना के पुद्गल बनते हैं, वो द्रव्य मन कहलाता है। और यह अजीव है, आत्मा से भिन्न है। मेन बात ये समझनी चाहिए कि द्रव्य मन जीव नहीं है, ये पुद्गलिक है, और पुद्गल आत्मा से अलग होती है। कोई भी चीज अगर आत्मा से रिलेटेड है तो वो हमारे फेवर में आ गई, मतलब दो अगर पक्ष बना ले, एक आत्मा मतलब हमारा, हम क्या है, हम आत्मा है, हम जीव है, तो भाई हमारी साइड वाली चीज है, और एक पराई चीज है, तो अपनी और पराई भी कह सकते हैं भाई, आत्मा मतलब अपनी और बाकी सब चीजें पराई है। तो पौद्गलिक चीजें सब पराई ही होती है एक्चुअली। तो ये मन भी, जो द्रव्य मन है, ये मानो आत्मा से भिन्न है। और दूसरा जो मन है वह है भाव मन,
जो विचारात्मक मन है, जिसमें एक्चुअली विचार आ रहे हैं बट आकृतियां बनती है, वो तो द्रव्य मन में है, लेकिन मूल जो विचार है वो भाव मन है। और ये मन मात्र ही जीव नहीं किंतु मन जीव भी है। मतलब क्या हुआ कि ये जीव का एक गुण है। मतलब खाली मन को हम जीव नहीं कह सकते हैं, जीव का एक पार्ट है ये। जीव में और भी चीजें, मन के अलावा जैसे ज्ञान भी है जीव का पार्ट। तो ऐसे जीव की अनेक चीजें हो सकती है, बट मन भी उसमें आ जाता है। तो उसको भी हम व्यापक वाली बात से भी समझे तो जीव व्यापक हो गया, मन उसके अंदर समाया हुआ है। तो ऐसे देखें तो ये एक अपेक्षा से देखिए, जब भी ये जीव के गुण की बात आती है ना, तो वहां हमेशा दो बातें आ जाती है। उसको हम जीव भी कह सकते हैं एक अपेक्षा से, क्योंकि वो जीव का गुण है, और दूसरी अपेक्षा से अलग इसलिए कह सकते हैं कि वह स्वयं जीव नहीं है, वह तो जीव का गुण है। तो गुणी और गुण का जो संबंध हो जाता है विषय विषय का, उस तरह से ये डिफरेंस भी आ जाता है। तो अब भाव मन हो गया और द्रव्य मन हो गया। अब उसमें भी जो भेद यहाँ बताए गए हैं, भाव मन के दो भेद, लब्धि और उपयोग, जैसे इंद्रियों में थे सेम वैसे ही। तो जो मानस ज्ञान का विकास है, मतलब मन में जो ज्ञान की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो है लब्धि। मतलब मन में हमारे सोचने की क्षमता है, बट हम नहीं सोचे, किसी की मर्जी है तो सोचे, कोई ना सोचे। कई बार ऐसे होता है, कोई सिचुएशन आ जाती है, वहां कोई निर्णय लेना होता है, तो हमें क्षमता होते हुए भी हम निर्णय लें या नहीं ले, मतलब मन को काम में लगाएं या नहीं लगाएं। तो उपयोग सेकंड चीज है, काम में लेना उपयोग है। तो मन का जो भी कार्य है उसको उस कार्य में लगाना, मतलब उसका व्यापार। तो ये हो गया उपयोग। और मन के तीन नाम भी दिए गए हैं, नो इंद्रिय, अनिंद्रिय और दीर्घकालिक। ये तीन संज्ञा संज्ञा दीर्घकालिक संज्ञा मन के लिए कहा गया है। तो ये तीन इसके पर्यायवाची समझ लें। कहीं कोई शब्द आ जाए, मान लो नो इंद्रिय शब्द आ गया, अनिंद्रिय आ गया, दीर्घकालिक संज्ञा आ गया, तो हम उसका तात्पर्य मन से ले सकते हैं। इंद्रिय के द्वारा ग्रहित कीर्ति जी विषयों थोड़ा सा को लाउड बोलिए ना, आवाज स्लो आ रही है। इंद्रिय के द्वारा ग्रहित विषयों को वह जानता है, इसलिए वह नो इंद्रिय, ईषत इंद्रिय या इंद्रिय जैसा कहलाता है। इंद्रिय की भांति वह बाहरी साधन नहीं है, आंतरिक साधन है, और उसका कोई नियत आकार नहीं है, इसलिए वह अनिंद्रिय है। मन अतीत की स्मृति, वर्तमान का ज्ञान और या चिंतन और भविष्य की कल्पना करता है, इसलिए वह दीर्घकालिक संज्ञा है। जैन आगमों में मन की अपेक्षा संज्ञा शब्द का व्यवहार अधिक हुआ है। समनस्क प्राणी को संगी कहते हैं। देखिए अब उसके यहाँ पर है ना, तीन जो नाम दिए ना, उनका मीनिंग बता दिया गया, किस अपेक्षा से मन को नो इंद्रिय कहा जाता है। तो नो इंद्रिय की अपेक्षा ये हो गई, नो इंद्रिय, नो शब्द जो है ना, उसमें ध्यान दें मात्रा एक लगती है। अगर हमें न्यूमेरिक 9 लिखना हो ना, तो उसमें 2 मात्राएं लगाते हैं। तो ये नो को मतलब 9 नहीं समझना है, नो होता है जैसा। नो इंद्रिय मतलब इंद्रिय जैसा, सिमिलर टू इंद्रिय। तो इंद्रिय जैसा इसलिए है क्योंकि जो कार्य इंद्रिय करती है ना, वैसे ही सब कार्य मन भी कर रहा है। हमने अभी तक ज्ञान के विषय में यही समझा है कि इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं, मन भी यही कार्य करता है, मन में और भी चीजें होती है। तो इस अपेक्षा से ये इंद्रिय जैसा हो जाता है, इसलिए उसको नो इंद्रिय कहते हैं। दूसरा जो अनिंद्रिय शब्द बताया गया है, कि जैसे इंद्रियां होती है ना, वो बाहरी साधन है। मतलब नो इंद्रिय शब्द में तो इंद्रिय और मन की सिमिलरिटी को बेस बनाया गया, और अनिंद्रिय में उनके डिफरेंस को बेस बनाया गया, कि इंद्रियां तो बाहरी साधन है और मन आंतरिक साधन है, इसलिए ये इंद्रियां तो नहीं है, तो इसको अनिंद्रिय कह दिया। तो देखिए कई बार एक ही चीज में, अब दो अलग अलग नामों में, एक में तो बेस ही सिमिलरिटी है कि इंद्रिय जैसा है, और दूसरे में कह रहे हैं इंद्रिय अनिंद्रिय है, मतलब इंद्रियों का अपोजिट है। तो अपेक्षा भेद हो जाती है। किस अपेक्षा से कहा गया? जो सिमिलरिटी इंद्रिय और मन के कार्यों में, या उसके उसमें जो भी चीजें सेम है, उस अपेक्षा से तो वो हो गई नो इंद्रिय। और जो उसमें डिफरेंस है कि इंद्रियां बाहरी साधन है, मन आंतरिक साधन है, तो उस अपेक्षा से ये हो गई अनिंद्रिय। उसके बाद दीर्घकालिक संज्ञा जो बात कही गई है, उसका रीजन है कि मन में लंबे टाइम तक चीजें स्टोर रहती है। अतीत की बातें भी है, भविष्य की कल्पनाएं भी हम कर लेते हैं, और चिंतन आदि भी होती है। तो दीर्घकालिक संज्ञा है, मतलब ये जो नॉलेज है लंबे टाइम तक टिकने वाला है। मन में कोई चीज एक बार आ जाती है, मेमोरी में आ जाती है। मेमोरी एक्चुअली मन का ही पार्ट होता है, मेमोरी कोई अलग नहीं है। हम कई बार बोल देते हैं ना कि भाई दिमाग लगाओ, तो दिमाग और मन एक्चुअली सेम ही होता है। तो मूल जैन साहित्यों में मन शब्द अधिक यूज होता है, दिमाग शब्द यूज नहीं होता है। तो
अब थोड़ा इस चीज को उस रूप में भी समझ सकते हैं। तो जैसे हम दीर्घकालिक कोई भी चीज को स्टोर करना है, तो हमारे शरीर में और कोई साधन नहीं, यही एक जगह है जहां पर हम मेमोराइज भी कर सकते हैं, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए इसको दीर्घकालिक संज्ञा कहा गया है। और ये संज्ञा शब्द इतना पॉपुलर हो गया कि समनस्क प्राणी को संगी कह दिया जाता है। अभी हम सामान्यतः कहते हैं संगी जीव, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, मतलब मन, समनस्क, अमनस्क, मन सहित बिना मन के। तो मूल बात मन की ही है, तो मन का ही नाम संज्ञा है। तो कई बार ऐसे शब्द जब अलग अलग आते हैं ना साहित्यों में, तो उसके सब पर्यायवाची ध्यान में रहते हैं, तो समझने में आसानी हो जाती है। समनस्क प्राणी को संगी कहते हैं। उसके लक्षण इस प्रकार है। पहला, इहा सत अर्थ का पर्यालोचन। दूसरा, अपोह निश्चय। तीसरा, मार्गणा अन्वय धर्म का अन्वेषण। चौथा, गवेषणा व्यतिरेक धर्म का स्वरूपालोचन। पांचवा, चिंता, यह कैसे हुआ, यह कैसे करना चाहिए, यह कैसे होगा, इस प्रकार का पर्यालोचन। छठा, विमर्श, यह इसी प्रकार का हो सकता है, यह इसी प्रकार हुआ है, यह इसी प्रकार होगा, ऐसा निर्णय। देखिए, अब है ना मन के लक्षण यहाँ बताए गए हैं कि मन के क्या कार्य है, एग्जैक्टली मन क्या क्या एक्टिविटीज करता है। तो इसका पहला लक्षण है ईहा। ईहा का मतलब होता है कि जो उसका अर्थ है, अब जैसे मन में हमने कोई चिंतन किया, कोई चीज देखी, आंखों ने बता दिया, रिपोर्ट दे दी कि अमुक कलर की, अमुक आकार की, अमुक साइज की कोई चीज हमने देखी। अब मन उसके सत अर्थ का पर्यालोचन करता है। सत अर्थ का मतलब ये होता है कि उसका सही अर्थ निकालना। सत मतलब सत्य। सत्य जो शब्द बना है ना, वो सत्य से ही बना है। सत्य में यह प्रत्यय लगने से सत्य बनता है। तो सत अर्थ का पर्यालोचन, ये इसका पहला कार्य है कि फाइंड आउट द रियल मीनिंग। जो भी हमने इंद्रियों के द्वारा जानकारी मिली या जो हमारे पास में स्टोरेज है। उसके बाद में अपोह के अंदर होता है निश्चय। अब जो मीनिंग हमने जाना, अब इसमें पर्यालोचन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आएगी। ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सब करने के बाद में फिर एक निश्चय की स्थिति कहलाती है अपोह, कि फाइनल कर देना कि हाँ ये चीज लग रही है, अभी ये चीज ठीक लग रही है। उसके बाद दो बातें हैं, मार्गणा और गवेषणा। अब मार्गणा गवेषणा में क्या होता है, एक एक में आया अन्वय धर्म, दूसरे में है व्यतिरेक धर्म। अन्वय और व्यतिरेक, इन दो शब्दों को भी हम समझ लेते हैं कि जैसे कभी किसी के बारे में कोई बात बताई जाती है, तो जो उसमें पॉजिटिव बात होती है वो होती है अन्वय, और जो नेगेटिव बात होती है वो व्यतिरेक। जैसे कोई चीज किसी में है तो वो अन्वय धर्म हुआ, कोई चीज नहीं है तो वो उसका व्यतिरेक धर्म है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया कि ये व्यक्ति तत्वज्ञानी है, तो तत्व ज्ञान उसका अन्वय धर्म हो गया, उसमें वो चीज एग्जिस्ट करती है। उसके बारे में बताया गया कि यह व्यक्ति उपासक नहीं है, तो जो उपासकत्व है वो उसका व्यतिरेक धर्म है, मतलब उसमें उपासक तत्व नहीं होना। ये भी एक क्वालिटी है। देखो, किसी के बारे में हम बात बताते हैं भाई ये उपासक है या नहीं है, तो दो में से कोई एक चीज तो होगी ना। तो नहीं होने वाली जब बात करते हैं तो वो व्यतिरेक धर्म में आ जाता है, होने वाली बात जो भी करते हैं वो अन्वय धर्म में आ जाता है। तो मार्गणा में अन्वय धर्म का अन्वेषण किया जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। जैसे हम किसी वस्तु का एनालिसिस करते हैं, हमने आंखों से कुछ देखा या कान से कुछ सुना या नाक से कुछ सूंघा, तो जो स्मेल आई है या जीभ से टेस्ट किया, तो उस टेस्ट के बारे में कि हाँ इसमें मिठास है, इसमें खटास तो नहीं है। तो नहीं है यानी कि वो व्यतिरेक धर्म हुआ, और खट्टा मिठास है तो वो अन्वय धर्म हुआ। तो इस तरह से मार्गणा और फिर गवेषणा में व्यतिरेक धर्म का स्वरूपालोचन। तो ये एक तरह से एनालिसिस का ही पार्ट है। उसके बाद होती है चिंता। चिंता का मतलब होता है कि वहां पर अभी सॉल्यूशन नहीं मिला है, प्रॉब्लम्स है। मन में भी प्रॉब्लम्स पहले क्रिएट होती है, और जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तभी सॉल्यूशन पर बात आएगी। तो अलग अलग तरह की समस्या मन में आती है कि अगर ये वहां था तो वहां कैसे था, अभी कैसे आया, अभी दिन का समय कैसे पहुंचा। इस तरह की जो बातें आती हैं जहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कैसे हुआ, कैसे करना चाहिए, कैसे होगा, इस तरह की जो बातें आएगी वो सारी बातें आ जाती है चिंता में। तो कई बार हम कहते हैं ना चिंता नहीं करनी चाहिए, हालांकि चिंता से ही चिंतन बना है। तो चिंता को तो हम नेगेटिव मानते हैं और चिंतन को पॉजिटिव मानते हैं, बट मूल अर्थ दोनों का सेम है। तो चिंता हो या चिंतन हो, यहां तक अभी हमारी प्रॉब्लम्स इस लेवल पर है, हम सॉल्यूशन नहीं पहुंचे। सॉल्यूशन कब पहुंचेगा, जब विमर्श की बात आएगी।
इससे पूर्व में पंडित सुखलाल जी के बारे में एक पैराग्राफ में आया था कि उनका ये विमर्श है, तो वहां पे कंक्लूजन की बात आती है, विमर्श में कंक्लूजन आ जाता है। चिंतन में अभी चल रहा है, अभी हमारे पास समस्याएं समाप्त नहीं हुई है, चिंतन चल रहा है, मतलब वी आर अंडर प्रोसेस। चिंता कह दो, चिंतन कह दो, वो अंडर प्रोसेस की बातें हैं। और विमर्श जब आता है तो वो फाइनल कंक्लूजन की बात आती है, तो उसमें फिर निर्णय हो जाता है कि हाँ, ये इस प्रकार से हो सकता है, ये ऐसे ही हुआ है या ऐसे ही होगा। तो इस तरह से ये मन के जो लक्षण है, उससे कई बार हमें अपनी चीजों को समझने में भी मतलब बहुत, इन बातों को समझ लेने से हमारा चिंतन का दृष्टिकोण भी अच्छा बन सकता है। हम कभी किसी बात के बारे में जब सोचते हैं, चिंतन करते हैं, निर्णय लेते हैं, तब थोड़ी क्लैरिटी भी आ जाती कि चिंतन में बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार व्यक्ति बस चिंता करता रहता है, ये कैसे होगा? क्या करूँगा मैं? क्या होगा? कोई बीमार हो जाता है तो चिंता में पड़ जाता है, मैं कैसे ठीक होऊँगा? क्या होगा? अब वहाँ पर चिंतन इतना ही करना है कि मैं बीमार हूँ, किस लेवल का हूँ? मुझे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है या घर के छोटे-मोटे ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो सकता हूँ? चिंतन किया और फिर विमर्श कर लिया कि ठीक है, मुझे उस डॉक्टर के पास जाना है, और चले गए। तो अगर हम अपने प्रोसेस में भी, मतलब जो हम डे टू डे लाइफ में भी चिंतन कम और विमर्श अधिक करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ थोड़ी फास्ट चल पाएगी और हम किसी निर्णय पर जल्दी पहुँच जाएँगे और हमारे निर्णय सार्थक भी बन सकेंगे। हाँ, जिज्ञासा, समता जी? सर, अपोह में भी निश्चय है और विमर्श में भी निश्चय है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? देखिए, इसमें क्या होता है ना, ये बेसिक जो इनपुट्स है ना, उसका निश्चय है। अब फिर उसके आगे बढ़ना, जैसे एक तो मान लीजिए आप खाना बनाने बैठे, तो आपको जो बेसिक चीज़ें चाहिए, वे क्या-क्या लगेगा, वो सोचा आपने, वो सामान इकट्ठे किए और वो सारी चीज़ें आ गई, तो अब आपका हो गया कि चलो हमारा अपोह हो गया। अब उसके आगे आपको वो जो चीज़ बनानी है, अब आप उसपे सोचेंगे अब इसको कैसे बनानी है, क्या प्रोसेस करना है, कैसे होगा, और फिर जब फाइनल चीज़ बना लेंगे, तो इस तरह से ये प्रारंभिक स्टेज का निश्चय है। मतलब जो विषय ग्रहण किए गए, उस विषय पर ये निश्चय करना कि हाँ, विषय ये था। अब उससे क्या रिज़ल्ट निकल रहा है, उससे क्या हम तात्पर्य समझें, वो बात की स्टेज आती है, वो विमर्श वाली स्थिति में आएगी। मतलब जो प्रारंभिक, जैसे इंद्रियों के द्वारा जब हम पहली बार कोई चीज़ देखी या सुनी, तो वो शब्द कान में पड़ा, तो शब्द क्या था? उसका निर्णय करना। जैसे मान लीजिए बाहर कोई म्यूजिक चल रहा है। अब हम यहाँ बैठे हैं, क्लास चल रही है, बाहर कोई म्यूजिक की आवाज़ आई, कान में सुनाई दी। अब उस सुन कर के ये निर्णय लेना कि कोई जुलूस जा रहा है या कोई बारात जा रही है, तो पहले तो हम ये सुन लें कि है क्या, म्यूजिक क्या आ रहा है, ढोल की आवाज़ है कि बाजे की आवाज़ है? ये एक निश्चय कर दिया, हाँ, ढोल की आवाज़ है। तो ये अपोह का काम वहाँ खत्म हो गया। अब ढोल की आवाज़ आ गई, फिर हम उसमें सोचेंगे अभी ढोल कैसे निकले? अभी कोई शादी तो नहीं है, ये व्यतिरेक धर्म हो गया। फिर अभी ढोल कैसे, अभी कोई इलेक्शन तो नहीं है, फिर व्यतिरेक, फिर याद है, अच्छा अभी तो आईपीएल चल रहे हैं, हो सकता है कोई मैच जीती उसका ढोल होगा। तो फिर ये अन्वय धर्म में आ गया कि आईपीएल चल रहा है, और फिर हमने निर्णय ले लिया कि आईपीएल का आज मैच हुआ था, उसमें ये जीती इसलिए ढोल बज रहे हैं। तो ये हो गया विमर्श। विमर्श। ठीक है, समता जी, धन्यवाद। क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। हाँ, निशा जी? पर्यालोचन का मतलब चिंतन करना ना, जो भी जिस मतलब उस शब्द का अर्थ है उस पर चिंतन करना। नहीं, चिंतन यहाँ नहीं आया है। पर्यालोचन का मतलब जो अर्थ हमने, मतलब जो शब्द आए, उसका हमने क्या अर्थ लिया। देखो, मन का विषय क्या होता है? जैसे इंद्रियों में अलग-अलग विषय होते हैं, रसनेंद्रिय का विषय टेस्ट होता है, कान का विषय शब्द है, वैसे मन का विषय क्या है? बता सकते हैं? चिंतन मनन। चिंतन नहीं, मनन। विषय नहीं है। विषय का मतलब रॉ मटेरियल है। चिंतन तो उसका प्रोसेस है। सरिता जी, आप बता सकते हैं? उसका विषय हो गया जो इंद्रिय ने ग्रहण किया, उसके विचार हाँ। बारे में सोच विचार करना। हाँ, मतलब इंद्रियों द्वारा प्राप्त विषय उसके विषय बन गए। हाँ। तो ऐसे शॉर्ट में कहें तो मन का विषय कहलाता है श्रुत। शुद्ध। ठीक है? तो श्रुत मन का विषय हो गया, तो वो जो विषय आया है ना, उस विषय का निश्चय करना। तो उस विषय का सही मतलब यही विषय है ना, कहीं मतलब उसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है। तो बेसिक चीज़ जो इनपुट है ना, उस इनपुट को वेरीफाई करना इहा है, और फिर वेरीफाई करके फाइनलाइज़ करना अपोह है। यहाँ केवल रॉ मटेरियल की बात आ रही है, जो इनपुट्स है ना उसकी बात है। नहीं, लेकिन हम पर्यालोचन से क्या मतलब क्या मीनिंग निकाले उसका? देखो, जैसे है ना, अभी मैंने ढोल का एग्ज़ाम्पल दिया, तो अब ढोल है कि बाजा बज रहा है, किस तरह का आवाज़ है? तो अलग-अलग बातें हो सकती है। कोई भी आवाज़ आई, वो शब्द किस चीज़ का है? तो ये जो अलग-अलग जो विकल्प आए थे ना, उन विकल्पों में से
उनको जो हम गो थ्रू करते हैं कि हाँ ये विकल्प है क्या, वो विकल्प है क्या, वो विकल्प है क्या, ये कार्य पर्यालोचन में आ जाता है। सत अर्थ का पर्यालोचन मतलब उसमें से सही अर्थ पाना। जैसे कान में जो 4 तरह के हमारे पास विकल्प आए कि ये जो आवाज आ रही ना, इसमें हो सकता है कोई बैंड बाजा जा रहा है, हो सकता है कोई जुलूस निकल रहा है, तो उसमें आवाजें अलग अलग तरह की होती है लेकिन काफी सिमिलर भी हो जाती है। या समझो एक और एग्जांपल दूसरा लेते हैं, मान लीजिए आंखों का विषय लेते हैं। आंखों से हमने, मान लीजिए आप मुझे कहीं मिल गए, मैंने आपको देखा। अब देखते ही है ना, मैंने देखा कि ये कोई तो जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। प्राइमरीली मुझे क्या समझ में आया कि जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। अब जाना पहचाना चेहरा है मतलब मैं अभी तक आंखों से उस चीज को ग्रास्प ही नहीं कर पाया हूं, तो मैं अब ग्रास्प क्या करूंगा कि हाँ एक ये फीमेल का चेहरा है, ये इस एज ग्रुप का चेहरा है, इस तरह की चीजें मैं पहले सारी चीजें ला करके फिर निश्चय करूंगा। हाँ ये मतलब यंग एज वालों का है कि कोई एज्ड लेडी है, फिर ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें, कोई पुरुष का चेहरा है, महिला का चेहरा है। ये जो बेसिक चीजें मैं जो ग्रास्प कर रहा हूं ना, वो पर्यालोचन है। और फिर उसमें से मुझे सत सत अर्थ निकालना, सत अर्थ पाने तक जो विकल्पों में हम गो थ्रू कर रहे हैं ना, जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो पार्ट इहा होता है। और फिर जब हमें वो फाइंड आउट हो जाता है तो वो पार्ट कहलाता है अपोह, जिसमें हम निश्चय कर लेते हैं कि हाँ ये निशा जी का ही चेहरा है। क्लियर? समझ में। हाँ, थैंक यू। और विमर्श तो बहुत बात की बात है। चलिए आगे बढ़े। मन का हाँ। लक्षण। मन का लक्षण, अर्थों को जानने वाला ज्ञान मन है। इस विश्व में 2 प्रकार के पदार्थ है, मूर्त और अमूर्त। इंद्रिया सिर्फ मूर्त द्रव्य की वर्तमान पर्याय को ही जानती है। मन मूर्त और अमूर्त दोनों के त्रैकालिक अनेक रूपों को जानता है, इसलिए मन को सर्वार्थग्राही कहा गया है। देखिए मन का जो लक्षण बताते समय ये बताया गया है कि मन का पावर बहुत अधिक है। इंद्रियां तो बहुत लिमिटेड चीजें कर सकती है। आंखों से कोई चीज वर्तमान में इस समय जो देखा बस उतनी एक उसकी प्रतिलिपि या उसका एक प्रतिरूप बस बन गया, उतना ही वो ग्रहण कर पाई। और वो भी केवल मूर्त द्रव्यों का। कोई भी इंद्रिय का विषय मूर्त द्रव्य ही होता है। अमूर्त द्रव्य तो इंद्रिय का विषय बनता ही नहीं है। शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और शब्द, ये सारे पुद्गल के ही लक्षण है। 4 तो लक्षण है और शब्द उसका पर्याय होता है। तो इंद्रियों से कंपेयर अगर करें तो मन वर्तमान पर्याय की अपेक्षा ये तीनों ही कालों को जान पाता है और मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के द्रव्यों को जान सकता है। तो फिर क्या बचा? अगर हमने पास्ट देख लिया, भविष्य देख लिया, वर्तमान देख लिया, रूपी द्रव्य देख लिए, अरूपी द्रव्य देख लिया, तो सब कुछ हो गया। इसलिए इसको कहा जाता है सर्वार्थग्राही, सभी अर्थों को ग्रहण करने वाला। क्योंकि मन तो अर्थों को ही ग्रहण करता है, तो सभी प्रकार के अर्थों को ये ग्रहण कर सकता है, ऐसी उसमें क्षमता है। कैपेसिटी होना और एक्चुअल हो पाना दो अलग अलग बातें, ये ध्यान में रखें। ठीक है, अब आगे निशा जी आप रीड करेंगे मन का कार्य से। हाँ, मन एक का कार्य। रिक्वेस्ट, एक मिनट, समता जी की जिज्ञासा एक और है। सर मूर्त अमूर्त दोनों को, जैसे मन के बारे में अपने कुछ विचार करते हैं, ये है वो है, उस बारे में अमूर्त चीजों को देख पाता है, उस हिसाब से इधर कहा गया है। देखो मन के द्वारा तो हम देख तो पाते नहीं किसी को भी, सोचना विचार के करते हैं, उसकी आकृतियां बनती है पुद्गल में, बट ये तो सब कल्पना में ही चल रहा है। तो इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन भले हम कह दें, बट मन में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है। तो अमूर्त के बारे में भी मन सोच तो सकता ही। जैसे हम कभी आत्मा के बारे में ही सोच लें कि जैसे मैं आत्मा हूं, ऐसी सभी आत्माएं हैं। तो आत्मा तो एक्चुअली तो अमूर्त है, बट हम उसके बारे में सोच तो सकते ही है, चिंतन भी कर सकते हैं। हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि ये चींटी जा रही है, इसमें भी एक आत्मा चल रही है, एक आत्मा है वहां, एक जीव है, वो छोटी साइज की है, उसके प्रदेश बहुत पास पास है क्योंकि कम एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ, शरीर छोटा मिला है। तो ऐसी बातें हम मन में सोच पा रहे हैं। अब एक्चुअली विजुअलाइजेशन तो हम उसको किस रूप में करें? जो अदृश्य चीज है उसको विजुअलाइज भले नहीं कर पाए, लेकिन उसके लक्षणों के द्वारा हम अरूपी पदार्थों को भी जान लेते हैं। निशा जी कंटिन्यू करें। मन का कार्य। मन का कार्य चिंतन करना। वह इंद्रिय के द्वारा ग्रहित वस्तुओं के बारे में भी सोचता है और उससे आगे भी। मन इंद्रिय ज्ञान का प्रवर्तक है। मन को सब जगह इंद्रिय की सहायता की अपेक्षा नहीं होती। जब इंद्रिय द्वारा ज्ञात रूप, रस आदि का विशेष पर्यालोचन करता है,
तभी वह इंद्रिय सापेक्ष होता है। इंद्रिय की गति सिर्फ पदार्थ तक है, मन की गति पदार्थ और इंद्रिय दोनों तक है। यह अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान, आगम आदि आदि मानसिक चिंतन के विविध पहलू हैं। देखिए, अभी मन के कार्य की जब बात आई है तो यहाँ पर इंद्रिय ज्ञान का प्रवर्तक बताया गया है, मतलब इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान होता है उसको प्रवृत्ति रूप देने वाला मन है। तो अगर मैं व्याप्ति वाली बात करूं तो आप कोई बता सकते हैं कि मन व्यापक है कि इंद्रियां व्यापक है? मन व्यापक अगर है। मन और इंद्रियों की व्याप्ति हम निकालें, देखिए व्याप्ति एक शब्द आज पकड़ लिया तो थोड़ी हम और भी चीजों में व्याप्ति ढूंढते हैं ताकि इस शब्द को और क्लियर होता जाएगा। कौन व्यापक है? मन ज्यादा व्यापक होता है। मन व्यापक है। मन व्यापक है ना, तो बस ये चीज समझ ली। अब इसका मतलब ये होगा कि इंद्रियां, मन कभी कार्य कर रहा है तो उसमें इंद्रियां हो आवश्यक नहीं है। इंद्रियों के बिना भी मन कार्य कर सकता है, लेकिन इंद्रियां मन के बिना क्या कार्य कर पाएगी? तो इस तरह से मन का जो कार्य है ना वो बहुत ज्यादा कार्य है। वो इंद्रियों के साथ रह के भी काम करता है, इंद्रियों के बिना भी काम करता है। जब हमारी आंखें बंद है तब भी मन विजुलाइज कर सकता है, और आंखें खुली है तब भी लाइव दृश्यों को देख करके उस पर चिंतन कर सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो जाती है। तो ऐसे इंद्रियों के बहुत सारे मन के बहुत सारे कार्य हैं, और जो विषय इंद्रियों से मिले हैं उन पर एनालिसिस करना, या पूर्व जो पास्ट में ज्ञान हमें मिला हुआ है, जो हमारी मेमोरी में है, पहले कभी जाना हुआ है, उसको बेस बना करके और फिर उसमें और आगे बढ़ना और उसका एनालिसिस करना। तो इस तरह से दोनों तरह के कार्य मन के हो सकते हैं, और इसके कार्यों के कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं। तो ये इसके विविध पहलू हैं। तो इसमें इहा, अवाय, धारणा। ये इहा, अवाय, धारणा जो है ये एक्चुअली इंद्रियों के कार्य होते हैं। देखिए, यहाँ भी एक बहुत गहरी बात है। हमने आपने शायद पढ़ा होगा, अभी तक तो हमारे नहीं आया, आगे शायद आएगा, कि महत्ति ज्ञान के 4 प्रकार होते हैं। उसमें इहा, अवाय, धारणा, और एक और क्या है? अवग्रह। अवग्रह अवग्रह। हाँ, अवग्रह पहला या अवग्रह था। तो अवग्रह अवग्रह इहा से अवाय प्रारंभ होता है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। तो ये तो इंद्रियों से रिलेटेड बात बताई थी। तो एक्चुअली क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा तो 2 ही कार्य होते हैं। अवग्रह मतलब एक ही कार्य होता है, अवग्रह। अवग्रह के भी 2 प्रकार है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। इस अपेक्षा से 2 कार्य हो गए। तो उसके आगे का कार्य एक्चुअली मन करता है। अवग्रह का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज को देख करके एज इट इज उसकी रिपोर्ट दे देना। शब्द सुना, वो शब्द प्रस्तुत कर देना। जो टेस्ट मतलब चखा, वो टेस्ट को प्रस्तुत करना, बस वो हो गया व्यंजन। टेस्ट का टच होना वो है व्यंजनावग्रह, और फिर उसका अर्थ वो होता है अर्थावग्रह। तो इंद्रियों का इतना ही रोल है। अब उसके बाद का जो रोल है ना, इहा, अवाय और धारणा, ये रोल होता है एक्चुअली मन का। बट इसको इंद्रियों के साथ इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि मान लीजिए रसनेन्द्रिय ने कोई चीज टेस्ट की, तो अवग्रह हुआ रसनेन्द्रिय के द्वारा, तो फिर उसकी इहा, उसका अवाय और उसकी धारणा भी रसनेन्द्रिय के खाते में आ जाएगी। मतलब जिसने इनिशिएट किया ना काम को, हम पूरा क्रेडिट भी उसको ही दे देते हैं, भी तुम्हारी वजह से आगे हम बढ़ पाए ना, तो तुम्हें ही क्रेडिट। तो इसलिए ये इंद्रियों में भी काउंट हो जाता है, लेकिन मूल रूप से मन का कार्य है। तो इसलिए यहाँ पर इसका अलग से नाम दिया गया। इहा का मतलब चिंतन, मतलब उस पर एनालिसिस, ये सही है कि वो सही है। फिर अवाय का मतलब निर्णय, और फिर धारणा का मतलब उस चीज को पक्का मन में रख लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना तो उस समय फिर हमें पुनः इहा और अवाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर सीधा हम धारणा से मैच करके और निश्चय पे पहुंच जाते हैं। तो ये 3 कार्य तो ये हो गए जो इंद्रियों से रिलेटेड है। उसके बाद में स्मृति, स्मृति का मतलब मेमोराइज करना। फिर प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा का अर्थ कोई जानते हैं? सर मैं एक बार कोशिश करूं बताने की। हाँ, बताइए ना। सर जैसे हमारी स्मृति में कोई चीज है, हमने स्मृति की मन के द्वारा, वह वस्तु वापस पुनः हमारे सामने आ गई, तो दोनों को मिलान करके जो ज्ञान होगा, जैसे मेरी कोई फ्रेंड बहुत साल पहले मुझे, फॉर एग्जाम्पल कि बहुत साल पहले मैंने उसको देखा, उसका चेहरा मेरी स्मृति में है, और पुनः मैंने उसको देखते मुझे याद आ गया कि वह मेरी फ्रेंड है। तो इसको हम प्रतिभिज्ञा कहेंगे, जहां तक मैंने आपका समझा है। उत्तर कोशिश तो नहीं है, ये तो आपका पक्का उत्तर है एकदम। तो प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है पहचान। पास्ट नॉलेज, पास्ट मेमोरी से कंपेयर करके वर्तमान में आई हुई चीज को कंपेयर करके उसको पहचान लेना, पास्ट से मैच कर लेना कि ये तो वही है, ये तो वही है। ये जो बात आती है ना, वो प्रत्यभिज्ञा में हो जाती है। उसके बाद में तर्क।
तर्क का मतलब क्या होता है? लॉजिक। लॉजिक तो आप समझते ही हैं। उसके बाद अनुमान। अनुमान, कोई चीज को अनुमान से भी हम जान लेते हैं, भाई ये चीज होनी चाहिए। अगर मैंने सुना ये आवाज है तो इसका ये ऐसा होना चाहिए, उसके बाद भी पक्का नहीं है। अनुमान मतलब अनुमान ही होता है, बट अनुमान से भी काफी कुछ चीजें ज्ञान हो जाती है, और कुछ चीजें अनुमान से ही जानी जा पाती है। हर चीज प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हैं। ये अनुमान जो है ना, वो परोक्ष ज्ञान का भेद है। प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो उसमें अनुमान की आवश्यकता नहीं, भाई सामने दिख रही है, बात खत्म। लेकिन कहीं कहीं अनुमान लगाना पड़ता है, जहाँ क्लियरिटी नहीं होती वहां फिर अनुमान से होता है। जैसे किसी की हैंड राइटिंग देखी तो हम अनुमान लगाए ये तो इसने लिखा होगा, या किसी के शब्द सुन के ये भाषा तो उनकी होगी। कई बार कोई स्पीच भी बोलते थे ना, तो बोलने वाले का मतलब देख के समझ आता है ये व्यक्ति तो इतना अच्छा नहीं बोल सकता है, इसका मतलब इनको स्पीच किसी और ने लिख के दिया। तो वो भी हम पहचान लेते हैं, वो भी हम अनुमान कर लेते हैं। फिर एक होता है आगम। अब देखिए आगम क्या है, यहाँ जो इसका अर्थ है ना, वो मुझे लगता है कि कुछ उत्पत्ति से संबंधित है। कोई नई बात भी मन में प्रकट हो सकती है। जो औत्पत्तिक बुद्धि वाली बात जो आती है ना, उसमें कुछ कुछ आगम से भी शायद काम होता होगा। और वैसे आगम जो है ना, वो एक प्रमाण के रूप में भी काम आता है। जो आगम है वो शुद्ध ज्ञान में भी काउंट होता है। तो यहाँ जो आगम अपने 32 आगम है ना, वो आगम नहीं है। यहाँ आगम का मतलब इनकमिंग। तो कोई चीज मन के द्वारा भी डायरेक्ट सोर्सिंग भी हो जाती है कुछ ज्ञान की। मतलब हर चीज मन के पास वो आवश्यक नहीं। मन में ऐसी भी शक्तियां हैं कि बहुत सारी बातों का एनालिसिस करके खुद कुछ नई खोज भी कर ले। तो जो खोज वाली बात आती है वो आगम में आ जाती है। इस तरह से अलग अलग मानसिक चिंतन के जो पहलू है, ये सब मन के कार्य हैं। मन का अस्तित्व। न्याय एक मिनट, एक सूत्रकार। जिज्ञासा और आई है। समता जी पहले हैंड रेज कर लिया करें, स्टार्ट करें इससे पहले ही। सॉरी बोलिए। सर। सर, स्मृति और प्रतिविज्ञा दोनों सेम ही है या अलग अलग हो जाएंगे फिर? दोनों क्योंकि अलग दोनों अलग है ना। स्मृति का मतलब तो याद, पुरानी बात याद होना। और प्रत्यभिज्ञा में कोई वर्तमान में उससे मैचिंग कोई चीज सामने आनी चाहिए। और जब सामने आती है तो फिर पुराने से इसको कंपैरिजन वाली बात प्रत्यभिज्ञा में आती है। ठीक। मतलब स्मृति, प्रत्यभिज्ञा में स्मृति का भी रोल है, और वर्तमान में इंद्रियों द्वारा कोई विषय भी ग्रहण किया जाता है। तो दो चीजें जब सामने हो तो फिर प्रत्यभिज्ञा का रोल होता है कि अब उसमें कंपेयर करना, ये प्रत्यभिज्ञा का कार्य। जैसे अभी उन्होंने बताया किसी फ्रेंड को पहचाना, तो वो पहले स्मृति में आएगा फिर प्रतिविज्ञा बनेगा। हाँ, तो स्मृति पहले स्मृति में था, वो एक अलग पार्ट था। वो मन की स्मृति में था, वो एक मन का कार्य अलग हुआ। और अब जब उनकी फ्रेंड सामने आई तो उस उनको देख करके और फिर स्मृति में से डेटा निकाल के उससे कंपेयर करना। तो इस तरह से पहचान लेना, किसी को पहचानना। पहचानेंगे कैसे? कि पास में कभी देखा हुआ था, पुनः देखा बहुत लंबे अरसे से, तो अब कैसे पहचाना हमने? मन में जो स्मृति में था उससे कंपेयर किया, और फिर कंपेयर करके कंफर्म किया। तो कंपेयर करना और कंफर्म करना, ये कार्य प्रत्यभिज्ञा का हुआ। ठीक है सर। हाँ प्रियंका जी। तो तर्क का मतलब क्या होगा यहाँ पे? प्रतिविज्ञा के बाद में तर्क का मतलब? तर्क का मतलब होता है किसी बात पर, जैसे लॉजिकल कोई बात हम मन में करते हैं ना, मन में कुछ लॉजिक होते हैं कि ये चीज इस अपेक्षा से ऐसे होगी, ये हाँ रीजन हाँ। है, इस कारण से ये बात हो रही है। इस तरह से जो लॉजिकल बात होती है वो तर्क में आती है। तो मन में जब हम डिफरेंट डिफरेंट कार्य करते हैं, उसमें एक तर्क भी एक कार्य है कि मन तर्क भी कर सकता है। ओके। कई बार हम कहते हैं ये व्यक्ति बहुत तार्किक है, तो वो तर्क कहाँ से कर रहा है? तर्क मन से ही होता है। हम्म। तर्क करना मन का कार्य है। ओके। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन का अस्तित्व। न्याय सूत्रकार एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, इस अनुमान से मन की सत्ता बतलाते हैं। वात्स्यायन भाष्यकार कहते हैं, स्मृति आदि ज्ञान बाह्य इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता, और विभिन्न इंद्रिय तथा उनके विषयों के रहते हुए भी एक साथ सबका ज्ञान नहीं होता। इससे मन का अस्तित्व अपने आप उतर आता है। अन्न भट्ट ने सुखादि की प्रत्यक्ष उपलब्धि को मन का लिंग माना है। जैन दृष्टि के अनुसार संशय, प्रतिभा, स्वप्न ज्ञान, वितर्क, सुख दुख, क्षमा, इच्छा आदि आदि मन के लिंग है। देखिए, मन के अस्तित्व मतलब मन है, इस बात को कैसे पुष्ट करें? इसके लिए क्या लॉजिक है, क्या प्रमाण है कि मन है? हमने कह दिया मन ऐसे करता है, मन चिंतन करता है, मन है, उसका क्या प्रूफ है? तो उसको प्रूफ बताने के लिए जो लॉजिक दिए गए हैं कि किस आधार पर हम ये माने कि मन है। तो न्याय सूत्रकार, न्याय सूत्र के लेखक, न्याय सूत्रकार का मतलब क्या हुआ? न्याय शास्त्र का जो ग्रंथ है उसको कहते हैं न्याय सूत्र, और उसके जो लेखक है वो कहलाते हैं न्याय सूत्रकार। तो
उन्होंने कहा कि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं। ज्ञान जो भी होगा ना, एक समय में एक ही ज्ञान होता है। तो फिर वो मल्टीपल चीजों को हम एनालिसिस कैसे करते हैं? हमने शब्द भी सुन लिया, देख भी लिया, तब हम एकदम पक्का कर लेते हैं। बुक पढ़ रहे हैं, बुक में भी हमने लाइन पढ़ रहे हैं, इधर निशा जी उच्चारण कर रहे थे, मैं वो भी सुन रहा हूँ, तो दोनों बातें मैच की। मैच किसने की? कान तो खाली सुन रहा था, आंख खाली देख रही थी, तो मैच किसने किया? मन ने किया। मन ने दोनों को मिलाया और देखा कहीं कोई शब्द गलत तो नहीं बोले निशा जी। ये बात का मन पकड़ पाएगा, न तो आंखें पकड़ पाएगी न कान पकड़ पाएंगे। दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे? तो वो प्लेस जहां पर इन दो इंद्रियों के ज्ञानों का सम्मेलन हो रहा है, मिलन हो रहा है, तो उसके लिए जो जगह होगी, उसको उस अनुमान से मन की सत्ता न्याय सूत्रकार बताते हैं। उसके बाद में वात्स्यायन, वात्स्यायन के भाष्यकार, मतलब वात्स्यायन पे जो भाष्य लिखा गया, तो उसके जो भाष्यकार है वो ये कहते हैं कि स्मृति आदि ज्ञान बाह्य इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता है। जैसे मेमोराइज करना आंखों का कार्य नहीं है। आंखों ने अभी कुछ देखा, आंखें मेमोराइज नहीं कर सकती है। अगर आंखें मेमोराइज कर पाती, तो एक बहुत सिंपल लॉजिक में देता हूं, जैसे किसी की आंखें नेत्रदान के रूप में किसी और व्यक्ति को दे दी जाती है, तो फिर तो जिस व्यक्ति की आंखें उसको मिली है, उसे तो वो सब पता होना चाहिए, इन आंखों ने और क्या क्या देखा पास्ट में। लेकिन उसको तो वो सब नहीं पता है, क्योंकि वो उसकी आंखों में स्टोर नहीं था, वो तो उसके मन में था। तो मन तो उस व्यक्ति के साथ चला गया, यहाँ तो खाली आंखें ही निकाली गई है। तो इसका मतलब इंद्रियों में मेमोराइजिंग की पावर नहीं है। तो फिर स्मृति कहाँ से आई? तो क्योंकि हम बाह्य इंद्रियों से कुछ चीजें जानते हैं और वो याद भी रहती है, तो वो याद रहती है, दैट मीन्स समथिंग इज देयर। तो इंद्रियों के विषय को मेमोराइज करने के लिए जो जो भी चीज है, उससे मन का अस्तित्व अपने आप सामने आ जाता है। ये बात कौन कह रहे हैं? वात्स्यायन कहते हैं। फिर अन्य भट्ट ने सुख आदि की प्रत्यक्ष उपलब्धि को मन का लिंग माना। लिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ सर पहचान होगा, यहाँ पे लिंग का मतलब हाँ, पहचान पहचान होगा या ना। चिन्ह। एक्चुअली चिन्ह शब्द होता है, किसी का जो चिन्ह हाँ। होता है ना, तो चिन्ह से हम्म। उसकी पहचान बन जाती है। जैसे हम 24 तीर्थंकरों के एक चिन्ह बने हुए हैं, तो वो उनकी एक पहचान देते हैं। तो या फिर जैसे कोई कॉर्पोरेट के अंदर लोगोज होते हैं, अलग अलग टाइप के लोगो होते हैं, लोगों को देख के पहचान जाते हैं भाई ये कॉलगेट का है या ये किस कंपनी का है। तो सुखादि है ना, ये इसके आधार पर हम अ, मन की पहचान कर सकते हैं भी। ये इससे हम कह सकते हैं भी सुख की अनुभूति होती है। तो सुख की अनुभूति कौन कर रहा है? मन कर रहा है। फिर ये अन्य भट्ट का था। फिर जैन दृष्टि के अनुसार, अब जैन दृष्टि क्या कह रही है? ये तीन अन्य दर्शन के व्यक्ति हैं। अब जैन दृष्टि के अनुसार संशय, प्रतिभा, स्वप्न ज्ञान, वितर्क, सुख दुख, क्षमा, इच्छा आदि आदि, ये सब मन के लिंग बताए गए। मतलब ये सब है, तो इसके पीछे मन होना जरूरी है। मन के बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह से मन के अस्तित्व को प्रूव करने के लिए कई विद्वानों ने पास्ट में भी बातें की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हम कई बार जैसे मन में प्रश्न आते हैं ना किसी के, जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज रखते हैं या जिन्हें श्रद्धा नहीं होती जैन धर्म आदि पे, तो आत्मा है कि नहीं है, पुनर्जन्म है कि नहीं है, मोक्ष है कि नहीं, ऐसी कई बातें आती होगी। तो उसमें ये भी तो बात किसी के आती होगी ना कि मन है कि नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि हमारा मन है और उसका हम अनुभव कर पाते हैं, हम जब सोचते हैं ना, तो हमें ये फील हो जाता है कि हाँ, मैंने मन में कुछ कहा, मन में कुछ सोचा। तो मन को नहीं मानने जैसा प्रश्न तो शायद आए ही कैसे? मतलब ये मन के अस्तित्व को सिद्ध करने की क्यों बात आई? ये तो हर कोई वैसे ही मान लेता होगा। ऐसा मैं अपनी तरफ से एक बात, अ, मेरा चिंतन है ये भी, कि मतलब ये टॉपिक देने की क्या जरूरत है? मन के अस्तित्व को क्या प्रूव करना है? ये तो हर कोई जान लेता है, हर कोई मान लेता है। इसमें ऐसी क्या बात है जो नहीं मानने की? हाँ, आत्मा को प्रूव करने की बात आए तो फिर भी चलो एक प्रश्न बनता है, भी आत्मा को सिद्ध करो, आत्मा है कि नहीं है। कई व्यक्तियों को संशय हो सकता है, लेकिन मन के विषय में भी क्या किसी को संशय हो सकता है? ऐसा मतलब एक चिंतन का विषय बना मेरे मन में। आगे बढ़ते हैं। एक बार, मन हाँ, कंटिन्यू करें। मन का विषय मन का विषय श्रुत है। श्रुत का अर्थ है शब्द, संकेत आदि के माध्यम से होने वाला ज्ञान। कान से देवदत्त शब्द सुना, आंख से पढ़ा, फिर भी कान और आंख को शब्द मात्र का ज्ञान होगा, किंतु देवदत्त शब्द का अर्थ क्या है यह ज्ञान उन्हें नहीं होगा, यह मन को होगा। अंगुली हिलती है, यह चक्षु का विषय है, किंतु वह किस वस्तु का संकेत करती है यह चक्षु नहीं जान पाता। उसके संकेत को समझना मन का काम है। वस्तु के सामान्य रूप का ग्रहण, अवग्रहण ज्ञान धारा का प्राथमिक अल्प अंश अनक्षर ज्ञान होता है। उसमें शब्द अर्थ का संबंध, पूर्वापर का अनुसंधान, विकल्प एवं विशेष धर्मों का पर्यालोचन नहीं होता। देखिए, मन के विषय के बारे में बताया गया है कि मन का विषय है श्रुत।
अब श्रुत का अर्थ क्या होता है कि जो भी हमें शब्द मिले, संकेत मिले, जो भी इनपुट मिलते हैं, उस इनपुट का अर्थ जानना। अब मान लीजिए मैंने कहा कि ऐसे मैंने इशारा किया, अब इसका इसका क्या मतलब समझेंगे आप? क्या समझेंगे? अभी मैं फैन की तरफ इशारा कर रहा हूँ, भगवान की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मोक्ष की तरफ कर रहा हूँ। ये कब समझ में आएगा? जब इससे संबंधित मैं कुछ बात भी साथ में बोलूंगा। तो कोरी उंगली देख करके आप क्या समझे? भाई उंगली ऊपर उठाई हुई है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप नहीं समझ पाए। अब मैं बात करते करते प्रसंगवश कि फिर वो मोक्ष चले जाते हैं, तो फिर समझ जाएंगे अच्छा ये मोक्ष ऊपर की तरफ होता है, इसलिए इशारा कर रहे हैं। तो ये जो अर्थ बोध हो रहा है ना, वो मन का कार्य है। इंद्रियों का कार्य तो खाली एज इट इज जो चीज है उसको वैसे प्रस्तुत कर देना है। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, देवदत्त शब्द कान में पड़ा, तो इस शब्द का अर्थ जब तक नहीं पता हो ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आज मान लो कोई जैपनीज व्यक्ति आके कुछ बोले, तो हमें क्या समझ में आएगा? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। वही अगर कोई ऐसी भाषा में बोले जिसका अर्थ हमें पता हो, तो वो हमारे लिए मीनिंगफुल है, तभी वह श्रुत का रूप लेगा। तो श्रुत तब बनता है जब उसका अर्थ समझ पाए। कोरा शब्द श्रुत नहीं है। कोरा शब्द तो द्रव्य श्रुत कहलाता है, या केवल एक रॉ मटेरियल है, एक इनपुट है। अब उस इनपुट को प्रोसेस करने का कार्य मन करता है, तो इसलिए मन का विषय श्रुत बनता है। मन में जो टॉपिक, जो इनपुट उसको मिल रहे हैं वो श्रुत है, और फिर उसके आगे एनालिसिस करता है। तो बेसिक शब्द आए, उसका जो अर्थभास हुआ, अर्थाभास हुआ, वो अर्थ का आभास होना, ये मन का कार्य है। और फिर उसके आगे मन उस पे उससे और चीजें एनालिसिस करके अंतिम रिजल्ट तक पहुंचता है। तो मूल बात मन के विषय की अगर हम बात करें, तो मन का विषय होता है श्रुत। चाहे वो इंद्रियों के द्वारा कोई संकेत आया, कोई चीज की विजुअलाइजेशन आई, कोई शब्द आए, कोई टेस्ट का भाव आया, जो भी चीजें मिल रही इंद्रियों के विषय के रूप में, तो इंद्रियों ने अपने विषय को प्रोसेस करके मन को आगे जब प्रेषित किया, तो वो श्रुत रूप में करती है। तो इंद्रियां भी आउटपुट श्रुत के रूप में दे रही है, और प्लस जो पास्ट चीजें मेमोरी में है, स्मृति में है, वो बातें भी तो मन को एक तरह से श्रुत के रूप में ही मिल रही है। तो कुल मिलाकर के मन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए इनपुट होता है, जो उसका विषय है वह है श्रुति। यहाँ से साक्षात चिंतन शुरू हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवग्रह में पर्यालोचन नहीं होता, आगे पर्यालोचन होता है। यावन मात्र पर्यालोचन है, वह अक्षर आलंबन से ही होता है, और यावन मात्र साभिलाप या अंतर्जल्पाकार ज्ञान होता है, वह सब मन का विषय है। देखिए प्रश्न हो यहाँ सकता है, कुछ अच्छे अच्छे शब्द आए, एक बार समझ लेते हैं। यावन मात्र मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा। थोड़ा सा थोड़ा सा भी। हाँ, थोड़ा कुछ सा थोड़ा भी। सा भी मतलब एनीथिंग, हम्म, एनीथिंग कुछ भी हो, थोड़ा सा भी। हम्म। और साभिलाप मतलब जिसको मतलब प्रतिपादित हम कर सकते हैं, प्रतिपादन उसका हम बता सकते हैं, उसको प्रतिपादन कर सकते साभिलाप का मतलब होता है डिटेल के साथ, विद डिटेल। हैं। हाँ, डिटेल के साथ हम उसको बता सकते हैं। और अंतर्जल्पाकार, मन में जो तर्क और वितर्क चलता है हमारे, हाँ, तो जो अंदर होने वाले विविध एनालिसिस पार्ट चल रहा है, वो अंतर्जल्पाकार में आ जाता है। तो जो भी पर्यालोचन होता है वो अवग्रह में नहीं होता है। अवग्रह में कोई भी डिसीजन नहीं है, कोई चीजों में कंफ्यूजन नहीं है। आंख ने जो देखा एज इट इज बता दिया, दैट्स इट। उसके बाद मन का ही कार्य है। कभी मान लो आंखें कमजोर भी पड़ जाएगी, तो भी जो कमजोर आंखों से जो दिखा उसने वही बताया। धुंधले अक्षर दिखे तो धुंधले अक्षर भेज दिया आगे। अब उन धुंधले अक्षरों को देख करके उससे सही अक्षर को पहचान पाना, ये भी मन का कार्य है। तो पर्यालोचन कहाँ आता है? जहां पर विकल्प आते हैं कि ये होगा कि वो होगा, और फिर उसमें निर्णय करना, ये सारे कार्य मन के ही होते हैं। तो जहां भी थोड़ी भी डिटेलिंग आ जाएगी, वो सब फिर मन का कार्य हो जाएगा, मन का विषय बन जाएगा। अवग्रह में तो मात्र एज इट इज, बस एक फोटोकॉपी जैसा है। अभी ये खींचा, यहाँ दे दिया, काम खत्म। पोस्टमैन का काम है, जैसा है वैसा ही। उसमें कोई चेंजेस करना, या उसमें कुछ एनालिसिस करना, उसमें कोई विकल्प ढूंढना, सही चीज को पकड़ना, ये सब कार्य इंद्रियों के नहीं होते हैं। प्रश्न हो सकता है कि इहा अवाय धारणा इंद्रिय परिधि में भी सम्मिलित किए गए हैं, वह फिर कैसे? उत्तर स्पष्ट है। इन भेदों का आधार ज्ञान धारा का प्रारंभिक अंश है। वह जिस इंद्रिय से आरंभ होता है, उसकी अंत तक वही संज्ञा रहती है। ठीक है, ये बात पहले ही मैंने कह दी थी ना, कि जिस इंद्रिय ने, जैसे रसनेंद्रिय ने टेस्ट किया, तो आगे का काम भले मन करे, लेकिन क्रेडिट उसको ही मिल रहा है।
ऐसे कई बार होता है ना कि बैंक में कोई जब नए कस्टमर आते हैं तो मार्केटिंग टीम होती है। अब मार्केटिंग वाला एक बार जो लीड लेके आ गया तो वो क्लाइंट बन जाता है, उसके बाद में उसको सर्विस देने वाले अलग सर्विस मैनेजर रहेंगे, उसका ज़िंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन फिर भी क्रेडिट उसको ही मिलती भी है। किसका क्लाइंट है? ये मेरा क्लाइंट है, लाया वो इसलिए। तो वैसे ही रसनेंद्रिय ने किया तो वो सब क्रेडिट, चाहे वो इहा हो, अवग्रह हो, आवाय हो, धारणा हो, ये सब इंद्रियों के खाते में भी आ रहे हैं। बट मूल मन का कार्य, वो बात भी हमें समझनी है। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, यह ज्ञान धारा का एक क्रम है। इसका मूल है अवग्रह। वह मन संपृक्त इंद्रिय के द्वारा पदार्थ के संपर्क या सामीप्य में होता है। आगे स्थिति बदल जाती है। यह आदि ज्ञान इंद्रिय संपृक्त मन के द्वारा पदार्थ की असंबद्ध दशा में होता है। फिर भी उत्पत्ति स्रोत की मुख्यता के कारण ये अपनी अपनी परिधि से बाहर नहीं जाते। ठीक है, मनोमूलक इसका जो मूल बताया गया है अवग्रह है। अवग्रह मेन चीज है, अवग्रह के बाद ही बाकी चीजें प्रारंभ होगी। तो मन जो है संपृक्त इंद्रियों के द्वारा, संपृक्त मतलब संपर्क में आई हुई, जो इंद्रियां विषय के संपर्क में आई तो उससे उसको जो अवग्रह हुआ, वह अवग्रह ही मन के काम आता है। तो इहा आदि जो भी है वो इंद्रिय संपृक्त मन के द्वारा, मतलब इंद्रियों ने जो संपृक्त किया उससे, उस मन के द्वारा ही फिर पदार्थ का आगे एनालिसिस हो रहा है। तो उत्पत्ति श्रुति की मुख्यता को ध्यान में रख करके अपनी अपनी परिधि में मतलब वो माना गया है कि भाई उत्पत्ति कहाँ हुई है, अवग्रह कहाँ हुआ, उसके आधार पर मतलब वही बात का थोड़ा और एनालिसिस, वही लॉजिक कि भाई क्यों उनको चार बातों को ज्ञान के इंद्रियों के साथ जोड़ा गया है। मनोमूलक अवग्रह के बाद होने वाले इहा आदि मन के होते हैं। मन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों का साधन है। यह जैसे श्रुत शब्द के माध्यम से पदार्थ को जानता है, वैसे ही शब्द का सहारा लिए बिना शब्द आदि की कल्पना से रहित शुद्ध अर्थ को भी जानता है। फिर भी अर्थाश्रयी ज्ञान, शुद्ध अर्थ का ज्ञान इंद्रिय और मन दोनों को होता है। शब्दाश्रयी ज्ञान, शब्द का अनुसारी ज्ञान केवल मन को ही होता है। इसलिए स्वतंत्र रूप में मन का विषय श्रुत ही है। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें आई है और फिर अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या निकला कि मन का जो विषय है ना वो तो श्रुत ही है। क्यों है श्रुत? क्योंकि मन दो प्रकार के एनालिसिस कर रहा है। एक तो जो इंद्रियों के द्वारा अर्थ जाना गया, मतलब जो अर्थावग्रह के रूप में बेसिक चीज मिली, फिर उसका एनालिसिस भी मन करता है। और जहां शुद्ध ज्ञान का विषय मन बनता है वहां पर तो केवल अर्थ ही मिलता है उसे। शुद्ध ज्ञान में हम केवल अर्थ को ही जानते हैं, बिकॉज इंद्रियों के द्वारा तो हम साक्षात चीजों को जो वर्तमान में हमारे आसपास है उनको हम पकड़ते हैं, लेकिन शुद्ध ज्ञान के द्वारा तो पास्ट घटनाएं, आगमों में कोई शिक्षा की बातें, अब इस तरह की बातों में तो वर्तमान में तो कुछ चल नहीं रहा है, तो वो तो खाली हमने शब्द सुने और उसका जो ज्ञान हुआ बस उसी को ग्रहण कर रहा है। तो ऐसे मन दोनों तरह की चीजों को ग्रहण कर रहा है, लेकिन दोनों ही केस में श्रुत का इसलिए महत्व दे दिया गया कि चाहे वो इंद्रिय का विषय भी जब कन्वर्ट होके आता है तो वो भी शुद्ध का ही रूप ले लेता है, और शुद्ध का तो सीधा आ ही रहा है, शुद्ध ज्ञान के रूप में तो शुद्ध ही मन का विषय बन रहा है। तो इसलिए मन के विषय को शुद्ध की मतलब एक लॉजिकली समझाया गया कि क्यों हम शुद्ध को मन का विषय कहते हैं। यहां तक कोई प्रश्न है? सर, इससे पहले वाला पैराग्राफ एक बार फिर से समझाइए। देखिए, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये ज्ञान धारा का एक क्रम है। ज्ञान धारा का क्रम का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ज्ञान होता है तो सबसे पहले अवग्रह होता है, फिर इहा, फिर अवाय और फिर धारणा। इन चार शब्द का अर्थ तो क्लियर है आपको? तो इसका मूल है अवग्रह। मूल अवग्रह कैसे है कि प्रारंभ अवग्रह से होता है, पहले अवग्रह होगा, उसी के बाद आगे आगे चीजें चलेगी। अब आगे क्या बताया गया है कि वह मन संपृक्त इंद्रिय के द्वारा पदार्थ के संपर्क या सामीप्य में होता है। तो जो इंद्रिय है ना वो पदार्थ के संपर्क में आएगी तो अवग्रह होगा, लेकिन उसके साथ एक शब्द क्या जोड़ा? मन संपृक्त इंद्रिय, मतलब इंद्रियां मन से भी जुड़ी हुई है। बाहर विषय से संपर्क में आ रही है, अंदर मन से ऑलरेडी जुड़ी हुई है।
तो वो अवग्रह भी तभी हो पाता है जब मन उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ऐसे कई बार हम कह सकते हैं भी एकेंद्रिय में तो मन नहीं होता है, फिर वो कैसे अवग्रह करते हैं? तो वहां भी एक सूक्ष्म मन माना गया है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय आदि जो अमनस्क प्राणी है ना, उनमें भी सूक्ष्म मन तो होता ही है। और बिना सूक्ष्म मन के, क्योंकि वो सूक्ष्म मन है मतलब बहुत कम की पावर है, तो कम पावर से वो कम ही जान पाते हैं। वो इंद्रियों से भी जो ज्ञान है ना, वो बहुत कम होता है उन्हें। तो जितना भी है मतलब मन तो जुड़ा हुआ होना ही चाहिए, चाहे अमनस्क प्राणी हो या समनस्क। तो ऐसी इंद्रियां जो मन से जुड़ी हुई है और वो जब पदार्थ के संपर्क में आती है, तब अवग्रह हो पाता है। ये बात हो गई। उसके बाद हाँ। आगे स्थिति बदल जाती है। अब आगे स्थिति कैसे बदलती है कि इहा आदि ज्ञान इंद्रिय संपृक्त मन के द्वारा पदार्थ की असंबंध दशा में होता है। मतलब जिस समय अवग्रह हुआ उस समय मन, इंद्रिय और पदार्थ तीनों जुड़े हुए थे, और बाद में पदार्थ भले हट गया, मतलब आंखों के सामने वो व्यक्ति भले अब न रहे, फिर भी अब हम चिंतन कर सकते हैं। हमारे पास का फोटो आ गया ना, अब हम उस पर एनालिसिस करने के लिए वह विषय अब इंद्रियों के संपर्क में होना आवश्यक नहीं है। तो असंबंध दशा में भी इहा आदि, इहा अवाय धारणा, ये सारी चीजें उसके बाद भी आगे चलती है। तो ऐसे देखा जाए तो आगे जब ये प्रोसेस चल रहा है ना, उस समय तो इंद्रियों के सामने विषय है ही नहीं, इंद्रियों का कोई रोल भी नहीं है। तो जिस समय इहा हो रही है, जिस समय अवाय हो रहा है, उस समय इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर रही है, वो अभी कुछ और कार्य कर रही है, वो कुछ और देख रही है। स्टिल मन अभी तक उसको प्रोसेस कर रहा है, पहले जो देखा था उसको प्रोसेस करने में लगा है। तो भले मुख्यता से वो उत्पत्ति स्रोत अब उसकी परिधि में नहीं है, मतलब अब ये यह हो रहा है, अवाय हो रहा है, धारणा हो रही है, उस समय न तो इंद्रियां भी उसके सामने है, मतलब भले फिजिकली सामने है लेकिन उपयोग रूप में सामने नहीं है, और न ही पदार्थ अभी सामने है। स्टिल फिर भी हमने उसको क्रेडिट उत्पत्ति स्रोत के आधार पर उसी को हमने क्रेडिट दी, क्योंकि वो उसका अवग्रह है। तो उसी अवग्रह की वजह से यह हो रहा है, उसी की वजह से अवाय हो रहा है, उसी की वजह से धारणा बन पाई। क्लियर? हाँ कीर्ति जी। क्लियर। सर अवग्रह को एक वर्ड में क्या कैसे बोल सकते हैं? अवग्रह को एक शब्द में तो क्या कहेंगे, दो तीन शब्द तो हो ही जाएंगे। एकदम संक्षिप्त में भी कहूं तो विषय का बेसिक ज्ञान। ठीक है। जो चीज, जैसे इंद्रियां जिस पर्पज से है इंद्रियां, तो उससे रिलेटेड उस विषय का जो बेसिक ज्ञान है ना, वो अवग्रह है। या यूं कह दे विषय का टच होना, इंद्रियों के साथ विषय का टच होना। तो टच जब ठीक भी होगी तो टच होते ही वह जिस इंद्रिय के टच हुई, उस इंद्रिय के द्वारा उससे रिलेटेड चीज वो पकड़ लेगी उससे। सर ठीक है सर। ग्रहण भी वो कह पकड़ना सकते अवग्रह है। सर ग्रहण भी कह सकते हैं कि इंद्रियों ने विषय को ग्रहण किया, तो अवग्रह को हम एक भाषा में हाँ ग्रहण भी कह सकते हैं ना। हाँ, मतलब अवग्रहित करना, मतलब उसको एक्सेप्ट तो करना, उसको ग्रहित ले किया, लेना, हाँ। स्वीकार कर लेना। सर ठीक है एक सर। जिज्ञासा मेरी भी है। सर यहाँ पे जो ये दिया है ना, फिर भी अर्थाश्रय ज्ञान, शुद्ध अर्थ का ज्ञान इंद्रिय और मन दोनों को होता है। तो यहाँ पे जो शुद्ध अर्थ है, तो यहाँ पे हम अर्थ को क्या समझे, मीनिंग या वस्तु? नहीं, वो जो अर्थावग्रह वाला अर्थ है ना, उस हम्म। अपेक्षा से अर्थ का ज्ञान हुआ। अच्छा, जैसे व्यंजना वग्र और अर्थावग्र, तो वो वाला जो अर्थावग्र वो यहाँ पे हम उस अर्थ को समझे। ठीक, थैंक यू सर। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे मुझे लग रहा है समय शायद लंबा ही जा रहा है हमारा, ऑलरेडी काफी सेशन हो गए, लेकिन चैप्टर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन सर ये जरूरी है, बहुत बड़ा है। सर हाँ, इसको जरूरी है समझना लेकिन। बहुत जरूरी है। चलिए तो सर जो है इतना स्पीड चलने एनालिसिस देते नहीं हैं। करेंगे ना, तुम समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। ये जो क्रम चल रहा है ना, सही है एकदम सर। चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंद्रिय और मन कल के सेशन में।